Assalamu alaikum students. I am Mohammed Ibrahim on the platform of Dimensional Physics students. आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए, द सॉलिड्स इन विच द एटम्स आयंस and the molecules are arranged periodically are called crystalline solids. For example, metals such as copper, zinc, and iron, etc. And in ionic compounds such as sodium chloride, NaCl, and ceramics such as zirconium oxide are the example of crystalline solids. Students, याद रखिएगा crystalline solids have definite melting and boiling point. Next है student amorphous solids. द वर्ड amorphous मीन शेपलेस और विदाउट फॉर्म, ठीक है जी, जिनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट ही ना हो। थस इन amorphous solid there is no regular arrangement of molecules like that in crystalline solids. The ordinary glass is an example of amorphous solids. Student, amorphous solids जो होते हैं इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, और ग्लासी सॉलिड्स को हम amorphous solids कहते हैं, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट polymeric solids. Polymeric solids are more or less solid material with a structure between order and disorder. Student, crystalline और amorphous के intermediate जो solids होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? polymeric solid. For example, plastic की example हम ले सकते हैं। Natural rubber है which is pure state composed of hydrocarbons compound of carbon and hydrogen. Polythene, polystyrene and nylon are the example of synthetic polymers. ठीक है जी, इसमें पॉलीमेरिक सॉलिड्स में हमारे पास 3D रेगुलर अरेंजमेंट होती है, लॉन्ग चेन नेटवर्क होता है जी, ठीक है जी, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास होता है। पॉलीमेरिक सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन फेस की तरफ भी जा सकते हैं कंडक्टिविटी की वजह से, ठीक, और ये अमॉर्फस भी बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 17.2 डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, व्हाट आर देयर एक्सआई यूनिट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर मोड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं जी स्ट्रेस को। तो देखें, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट, मैथमेटिकली हमारे पास स्ट्रेस होती है जी सिग्मा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं F/A, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, या हम इसे पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है जी, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। और अगर डायमेंशन की बात कर ली जाए तो वो हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर थे उनमें भी डिटेल में डिस्कस किया। तो प्रेशर और इसकी डायमेंशन सेम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन भी सेम है, ठीक है जी, ml-1 t-2। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है जी? इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ अ बॉडी व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है जी। अब हमने जब स्ट्रेस अप्लाई की किसी भी बॉडी पे तो उसमें जो चेंज प्रोड्यूस हुई वो लेंथ की फॉर्म में हुई, वॉल्यूम की फॉर्म में, शेप की फॉर्म में, वो स्ट्रेन कहलाती है। एप्सिलॉन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ठीक। अब आ जाए स्टूडेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले है जी टेंसाइल स्ट्रेस। व्हेन अप्लाइड स्ट्रेस चेंज द लेंथ इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। लेंथ एक्सटेंड होगी, टेंसाइल लेंथ में डिक्रीज आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस, ठीक है जी। जब हमने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की तो लेंथ में जो चेंज आया वो क्या है जी? टेंसाइल स्ट्रेन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल, तो यूनिट लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है स्टूडेंट? द स्ट्रेस विच काज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है जी। वॉल्यूम में जो चेंज प्रोड्यूस होगा स्ट्रेस की वजह से वो स्ट्रेस कहलाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और जो चेंज वॉल्यूम में आएगा, ठीक है, उसे हम डिफाइन करेंगे द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है जी। और जो स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक वो होती है डेल्टा वी ओवर वी नॉट, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है जी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होती है? द स्ट्रेस
टेंडिंग टू प्रोड्यूस एन एंगुलर डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप, ठीक है जी, इस कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। शेप में जो चेंज प्रोड्यूस करे, तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है? द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया is called shear strain. This is the strain caused by angular deformation. मैथमेटिकली गैमा से लिखते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर है डेल्टा ए ओवर ए, ठीक है। क्यूबिकल शेप के किसी प्लेन में फेज में चेंज आए, वो टिल्ट हो जाए, तो वो किस वजह से आएगा? शेयर स्ट्रेस की वजह से। और वो जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? शेयर स्ट्रेन। और ये भी यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट 17.3, डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Show that the units of modulus of elasticity and stress are the same. Also discusses three kinds. Student, बात कर ली जाए अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो इसे इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और हुक्स लॉ में हमने पढ़ा कि विद एन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वहाँ पर जो कांस्टेंट आता है, ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो, उसे ही हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखें, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल इफ अप्लाइड फोर्स इज नॉट टू लार्ज एंड कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है जी। तो स्ट्रेस का यूनिट जो था हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट भी क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब बात कर ली जाए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइप्स की, तो ये तीन तरह के होते हैं स्टूडेंट, जो हमारी सेकेंड ईयर बुक में डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले जी यंग मॉडुलस। इन केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, ठीक है जी। यंग मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस f ओवर ए, टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो हमारे पास है डेल्टा l ओवर l। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस है जी in case of three dimensional deformation the ratio of volumetric stress to volumetric strain, ठीक है जी। K से रिप्रेजेंट करते हैं बल्क को, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस F ओवर A ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V ओवर V। थर्ड वन इज द शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस स्टूडेंट हमारे पास होता है इन केस ऑफ टू डायमेंशनल डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है जी। और इसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग को Y से, बल्क को K से और शेयर को G से। G होता है F ओवर A, ठीक है जी, यानी कि शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा A ओवर A। तो ये तीन टाइप्स है जी हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.4, ड्रा अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल and then define the terms elastic limit, yield point and ultimate tensile stress, ठीक है जी। इन टर्मिनोलॉजीज़ को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट की आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम बनी हुई है, ठीक है जी, स्ट्रेस स्ट्रेन की, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ के टॉपिक में। सबसे पहले तो ये जो रीजन है 0 से O से A तक, ठीक है, ये है प्रोपोर्शन लिमिट जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा और मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है। बट ये जो रीजन है A से B तक, ठीक है जी, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व सी है, तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है जी। और इसके बाद वाला जो हमारे पास रीजन है, इसमें आप देख रहे हैं कि कर्व और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। O से A में भी मटेरियल ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाएगा, A से B में भी मटेरियल ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाएगा। मीन O से B तक इलास्टिसिटी का रीजन है, बट B to C जो रीजन है ये है प्लास्टिसिटी का, ठीक। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये यहाँ तक UTS है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद ये जो D रीजन है, यहाँ पर जाके मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी इसको डिस्कस करते हैं। इलास्टिक लिमिट सबसे पहले है, इट इज़ डिफाइन एज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। द मटेरियल शो इलास्टिक बिहेवियर इन द रीजन OB। जैसा कि मैंने बताया, O से B तक इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब ही है कि बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो जाए, ठीक है जी। तो ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल जो है वो इंड्योर कर सकता है परमानेंट डिफॉर्मेशन के बगैर, ठीक। अब बात कर ली जाए यील्ड पॉइंट की, तो यील्ड पॉइंट B है। क्यों है ज़रा देखें,
द स्ट्रेस बियॉन्ड विच मटीरियल स्टार्ट्स टू डिफॉर्म परमानेंटली इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। मैंने ये बताया ना कि बी से सी प्लास्टिसिटी का रीजन है। अब प्लास्टिसिटी का मतलब ये बॉडी को अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो अब दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकती। ठीक, तो इट इज़ नोटेड बाय बी ऑन द कर्व। एंड जो मैंने कहा था पॉइंट सी, ये क्या है जी, यूटीएस, मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन विथस्टैंड, इट इज़ नोटेड बाय पॉइंट सी ऑन द ग्राफ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन 17.5, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है जी, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। वैसे तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बट मैंने आपको बताया थ्योरी में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया कि आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा ये टॉपिक, कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक, तो ज़रा डिफाइन करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in a material due to displacement of its molecule from its equilibrium position under the action of stress is called strain energy. Simply हम कह सकते हैं the measure of deformation is called strain energy. ठीक है जी, या the work done in deforming the material is called strain energy. तो consider a wire of length L cross sectional area A and modulus of elasticity E whose one end is attached to a fixed port. ठीक है जी, एक साइड से फिक्स पोर्ट से कनेक्टेड है, is stretched vertically by connecting a weight at its lower end. ठीक है, डायग्राम मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में ड्रा की है। जो चाहता है कि मैं इसको डिटेल में देखूं, इसको समझूं, तो लिंक आपको इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप स्ट्रेन एनर्जी के टॉपिक में देख सकते हैं। ठीक, द वर्क डन फॉर एक्सटेंशन L1 बाय सर्टन फोर्स F1 will be equal to the area under the force extension curve which is equal to the area of triangle OAB। आपको नेक्स्ट उस पर डायग्राम में नज़र भी आ जाएगा। ये देखें जी, OAB ये जो ट्राइंगल है फोर्स एक्सटेंशन से, तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या हाइट। ठीक, तो 1/2 बेस यहाँ पर क्या है, L1 है, एल्टीट्यूड हाइट कितनी है, F1 है, ए से बी के लिए, तो हमने पुट कर दिया 1/2 L1 F1। सो दिस वर्क डन is appeared as strain energy inside the wire. It can also be expressed as following: work done is equal to 1/2 EA L1 स्क्वायर ओवर L। ये रिलेशन उस वीडियो में आपको डिटेल में डेरिवेशन के साथ मिल जाएगा, बट शॉर्ट में इतना ही मेंशन कर दें तो काफ़ी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 17.6, डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस amongst electrical behavior of conductor, insulator and semiconductor in term of EBT energy band theory। तो सबसे पहले है स्टूडेंट energy band। When the number of atoms are brought together as in a crystal, they interact with one another. As the result, energy levels split up into sub-levels. The energy levels are so closely spaced that appear to be continuous. A group of such energy sub-levels इज़ कॉल्ड एन एनर्जी बैंड। ठीक है जी, और ये हमने एनर्जी बैंड थ्योरी की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, एटम्स की डायग्राम बताई, आपको बताया कि जो है न्यूक्लियस किस तरह से, ठीक है जी, साथ वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पर जो है वो फोर्स लगाता है, साथ वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है। तो हमने डिटेल में डिस्कशन की के से K1 K2 K3 सब शेल कैसे बनते हैं। तो अब बात कर ली जाए कि हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्राम्स। ठीक है जी, तो डायग्राम में स्टूडेंट आपके सामने है जी डायग्राम, ये है जी मेरे पास डायग्राम स्टूडेंट कंडक्टर की। कंडक्टर में याद रखिएगा स्टूडेंट, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड जो हैं वो क्या होते हैं, पार्शली फिल्ड। ठीक है जी, और फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़ीरो होता है। बोथ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आवर जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक, बट स्टूडेंट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वी हैव अ नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, और याद रखिएगा वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड, कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड। बट स्टूडेंट इन केस ऑफ इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ वेरी लार्ज।
up to 5 electron volt, and valence band is completely filled and the conduction band is empty. ओके तो ये तो आपने इनकी डायग्राम्स देखी। अब हम इन्हें डिफाइन करते हैं ईबीटी की फॉर्म में। तो ये आपके सामने डिस्प्ले पर है जी डेफिनेशन। कंडक्टर्स क्या हैं जी? इन कंडक्टर्स वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड largely overlap, जैसा कि मैंने बताया, each other. There is no physical distinction between the two bands which ensure the ability of large number of free electrons. Okay. In insulators, valence electrons are tightly bonded to their atoms and are not free to move. An insulator has an empty conduction band and completely filled valence band and a large energy gap in between them, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। एंड सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं कि एट रूम टेम्परेचर द सेमीकंडक्टर हैव पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड एंड पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड वेरी नैरो फॉरबिटन गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है जी। तो ये वही जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम से बताई वो थ्योरी की फॉर्म में हमने लिखी है। ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 17.7, distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductor. How would you obtain n-type and p-type material from pure silicon? Illustrated by schematic diagrams. तो सबसे पहले तो जी हम ज़रा फ़र्क करते हैं इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक में। तो देखें इंट्रेंसिक क्या होते हैं। सिंपल है स्टूडेंट, ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में हो, प्योर सिलिकॉन या जर्मीनियम। देखें सेमीकंडक्टर in its extremely pure form is known as intrinsic semiconductor such as silicon and germanium in pure form. ठीक है जी। सिलिकॉन का एटम है, उसके साथ भी सिलिकॉन का एटम है। ठीक है जी। इस साइड पे भी सिलिकॉन का एटम है, टॉप पे भी सिलिकॉन का एटम है, बॉटम पे भी क्या है सिलिकॉन का एटम। सारे एटम ही किसके हैं? सिलिकॉन के। तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। बट अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग की जाए, डोपिंग मीन ये प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, उसमें फास्फोरस या अल्मोनियम ऐड कर दिया जाए, तो अब वो इंट्रिंसिक नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखें द डोप्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद इम्प्योरिटीज एटम्स सच एज नाइट्रोजन एंड एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है जी। एन टाइप जो है उसमें हम ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और जो पी टाइप है उसमें हम ऐड करते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। तो डिस्कस करते हैं। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर, these material are obtained by doping semiconductor with atoms of a trivalent impurity such as aluminium. Aluminium जो है थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, 3 इलेक्ट्रॉन है। It creates a vacancy of electron having net positive charge called hole, vacancy of electron कहते हैं। The majority charge carriers are holes in p-type semiconductor। अभी हम डायग्राम में भी देखते हैं। ठीक। n-type semiconductor क्या होते हैं जी? The n-type semiconductor material are obtained by doping semiconductor with atoms of pentavalent impurity. Pentavalent mean के fifth group of atoms like phosphorus 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। It leaves a free electron. The majority charge carriers are electron in n-type semiconductor. अब बात करते हैं कि जी ये फ्री इलेक्ट्रॉन लीव क्यों करता है और यहाँ होल कैसे बनता है। तो ये आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स दो डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले पर हैं। सबसे पहले जी पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी सिलिकॉन का एटम है, ये भी किसका है? सिलिकॉन का। ये भी सिलिकॉन का है। अब आपको पता है सिलिकॉन जो है इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अल्मोनियम जो है हमारे पास ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। ठीक। अब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में हमने कितने एटम्स ऐड किए? 3 है इसके पास। तो एक इसका जो था सिलिकॉन के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, इधर भी बना लिया, इधर भी बना लिया, तीनों पूरे हो गए। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? होल। तो इस वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। ठीक। बट अगर बात कर ली जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। अब चारों तरफ सिलिकॉन एटम में सबका एक एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। अब जो फास्फोरस है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर टूल करने के लिए 8 चाहिए। तो 4 तो इन सिलिकॉन के हैं, 4 फास्फोरस मिला के क्या कर लेगा? कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेगा इनके साथ। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वो रह जाएगा। तो इस वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो है वो
फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जी, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, और एन टाइप में जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं इसे हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 17.8, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो टोटल करंट होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है जी, वो बराबर होता है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। तो आंसर देखें, इन अ प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल and both contribute to flow of current through it. When voltage is applied across the semiconductor and electric field is produced, due to this electric field, electrons gets a drift velocity opposite to electric field. क्यों? electric field की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक, बट इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, एंड होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो देखें ना, electronic current and the whole current add up together to give current through semiconducting material, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि शुरू में जो करंट होगा सेमीकंडक्टर में वो दोनों करंट्स की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 17.9, राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर। स्टूडेंट्स 1911 में एक साइंटिस्ट था कैमरलिंग ओन्स, ठीक है जी, उसने सबसे पहला जो सुपर कंडक्टर है वो डिस्कवर किया मरकरी। उसने किया ये कि टम्परेचर कम करता रहा, तो हमने ये पढ़ा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं इनका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक, और अगर टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टिविटी कम होगी। तो कैमरलिंग ओन ने टेम्परेचर कम करता रहा मरकरी का, तो रेजिस्टिविटी कम होती रही, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आया कि जिस पे सडनली रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ज़ीरो, और उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और याद रखिएगा मरकरी Hg के लिए इसकी वैल्यू होती है 4.2 केल्विन, ठीक। तो अब डिफाइन करते हैं सुपर कंडक्टर्स को, द मटीरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, एंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल्स फॉल्स टू ज़ीरो कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है जी। Any superconductor have a critical temperature above 77, the boiling point of liquid nitrogen is referred as high temperature superconductor. Superconductor can be used in magnetic resonance imaging, MRI, magnetic levitation trains, powerful and small electrical motors and fast computer chips, ठीक है जी। और ये डायग्राम लाजमी ड्रा कीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ड्रा लाजमी करनी है पेपर में। नेक्स्ट है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 17.10, व्हाट इज मीन बाय पैराडाइन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव एग्जांपल फॉर ईच। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एम्पियर पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर ये कहता था कि जो एटम है, ठीक है जी, आप जानते हैं कि एटम में हमारे पास जो है एक तो मोशन होती है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन मोशन भी होती है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑर्बिटल मोशन की वजह से, एक होती है स्पिन मोशन की वजह से, ठीक। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सम होती है किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी बेसिस पर मैग्नेटिज्म के मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पैराडाइन फेरो में 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती हैं, इफ़ द स्पिन एंड ऑर्बिटल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर ओरिएंटेड इन अ सच अ वे दैट देयर फील्ड सपोर्ट ईच अदर एंड एटम बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मैग्नीज, एल्यूमिनियम एंड प्लाटिनियम। Next is the diamagnetic substance. The substance in which the magnetic field produced by orbital and spin motion of electron may cancel each other and effects are called diamagnetic substance, ठीक है जी। The example are water, copper, bismuth, antimony, ठीक है जी, ये and further more examples हैं। Next है जी ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance are those substances in which atoms cooperate in such a way that
they are showing strongest magnetic effects on magnetic field. For example, iron, cobalt, nickel, etc. ठीक है जी। तो ये हमारे पास मटेरियल्स की क्या थी, टाइप्स थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज मीन बाय हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ठीक। हाउ इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। हिस्टैरिसीस का स्टूडेंट मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन करंट, ठीक। और हिस्टैरिसीस लूप बाकायदा बनता है जिसमें रीजन बनते हैं रिटेंटिविटी का, सैचुरेशन, कोर्सिविटी का। खैर वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। बहरहाल हम आते हैं हिस्टैरिसीस लॉस की तरफ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज द सब्सटेंस एंड एसी साइकिल इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉ, ठीक ठीक है जी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है मटेरियल को मैग्नेटाइज या डी मैग्नेटाइज करने के लिए वो क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस लॉस। और ये डिपेंड करती है एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप पे। एरिया ज़्यादा होगा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, एरिया कम होगा कम एनर्जी चाहिए होगी। स्टील का एरिया ज़्यादा होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, जबकि आयरन का एरिया कम होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसलिए हम आयरन को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए। तो देखें, दिस energy is dissipated in the form of heat which is called hysteresis loss. It can be measured by estimating the area of hysteresis loop, जैसा कि मैंने बताया, which is the graph between magnetization current and magnetization. The material for which hysteresis loss is small or area is small used to form the core of transformer, और आयरन जो है वो बेस्ट है, ठीक। तो अब आप देख भी रहे हैं हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन जिसका एरिया काफ़ी कम है, ठीक है। ये हिस्टैरिसीस लूप है, इसमें ये सैचुरेशन है का रीजन है, ये रिटेंटिविटी है, ये पॉइंट कोर्सिविटी है, और ये फिर रिवर्स करंट की वजह से लूप कंप्लीट हो रही है। तो होप सो जी कि आपको ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।